दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करनी नहीं आती है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है होम अलोन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? होम अलोन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है घर पर अकेले होना, या फिर विशेष रूप से जब घर पर छोटे बच्चे अकेले हों, कोई देखरेख करने वाला ना हो, तो उसे होम अलोन कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे नीरज एंड सुरेश वर अलोन इन देयर हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। और दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, नीरज एंड सुरेश, नीरज और सुरेश, वर अलोन, अलोन मतलब अकेले, वर अलोन अकेले थे। और दोस्तों यहाँ पर वर क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ किया जाएगा। वर अलोन अकेले थे, इन देयर हाउस अपने घर में। और दोस्तों देयर का प्रयोग जब किया जाएगा जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगा, तो वहाँ पर देयर लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है अपने, उनके। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे नीरज एंड सुरेश वर अलोन इन देयर हाउस। एक दिन नीरज और सुरेश अपने घर पर अकेले थे। देयर पेरेंट्स हैड गॉन टू आ मैरिज सेरेमनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। वह आया था, वह गया था, उसने खाना खाया था, मैंने कार चलाई थी, मैंने उसे पढ़ाया था, वह खाना खा चुका था। ऐसा कोई भी वाक्य जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को पूरी कर चुका था, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गो का मतलब होता है जाना, स्पेलिंग है GO, और आप चाहें तो सेकेंड फॉर्म को नोट कर लीजिए, WENT, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और दोस्तों मैरिज सेरेमनी का मतलब होता है विवाह समारोह। तो क्या अर्थ हुआ? देयर पेरेंट्स। और यहाँ देयर क्यों आया? जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगा तो देयर का यूज़ किया जाएगा। देयर पेरेंट्स का मतलब हुआ कि उनके माता पिता, हैड गॉन गए हुए थे, टू अ मैरिज सेरेमनी एक शादी समारोह में, एक विवाह समारोह में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उनके माता पिता एक विवाह समारोह में गए हुए थे। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट मतलब कि आधी रात में। द डोर बेल रैंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
RING, रिंग को आप नोट कर लीजिए, रिंग का मतलब होता है बजना या फिर बजाना, और सेकंड फॉर्म है रैंग, RANG। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक हमें सुझाव दिया था कि सर आप जब वर्ब बताएं तो आप तीनों वर्ब बताया कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताऊं, तो आप कृपया करके उन्हें नोट भी ज़रूर करें। और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है रिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये जो आप देख रहे हैं रैंग, और थर्ड फॉर्म है रंग, RUNG। तो मैंने आपको तीनों फॉर्म बता दी, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, आधी रात को द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। नीरज द यंगर ब्रदर रैन एंड opened the door thinking that his parents had come। क्या मतलब हुआ? नीरज द यंगर ब्रदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म है रैन, RAN। और आप थर्ड फॉर्म भी नोट कर लीजिए, रन, रैन, और थर्ड फॉर्म भी रन। तो क्या अर्थ हुआ? नीरज द यंगर ब्रदर मतलब कि नीरज छोटा भाई, रैन वो दौड़ा, एंड ओपनड द डोर, ओपन मतलब खोलना और ये सेकंड फॉर्म है, ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला, थिंकिंग सोचते हुए, दैट कि हिज पेरेंट्स हैड कम, कि उसके माता पिता आ चुके हैं। चलिए तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि नीरज द यंगर ब्रदर रैन एंड ओपनड द डोर थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स हैड कम। नीरज छोटा भाई दौड़ा और दरवाजे को खोला, उसने दरवाज़ा खोला ये सोचते हुए कि दैट हिज पेरेंट्स हैड कम, कि उसके माता पिता आ चुके हैं। आगे देखिए, बट देयर ही फाउंड आ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट द डोर। क्या मतलब हुआ? बट देयर ही फाउंड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड, FIND, फाइंड का मतलब पाना या फिर मिलना, और ये सेकंड फॉर्म है फाउंड। बट देयर ही फाउंड, लेकिन वहाँ उसने पाया, आ स्ट्रेंजर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, STRANGR। स्ट्रेंजर का मतलब था अजनबी। आ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को पाया, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, एट द डोर दरवाजे पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट देयर ही फाउंड आ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट द डोर, लेकिन वहाँ उसने एक अजनबी को दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। चलिए आगे देखिए, एक्चुअली ही वॉज आ थीफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। और आप इसे नोट कर लीजिए, THIEF, थीफ। दोस्तों थीफ एक नाउन है जिसका अर्थ है चोर। एक्चुअली ही वॉज ए थीफ, असल में वह एक चोर था। आगे देखिए, ही टाइड नीरज एंड वेंट टू द बेडरूम टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉज ए ही टाइड नीरज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म वेंट, और TIE, टाई का मतलब होता है बांधना, आप इसे नोट कर लीजिए। और सेकंड फॉर्म है टाइड, TIED। और दोस्तों थर्ड फॉर्म भी टाइड है, और लेकिन इसको यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही टाइड नीरज, उसने नीरज को बांध दिया, एंड वेंट, और चला गया, टू द बेडरूम, और वो बेडरूम में चला गया। बेडरूम का मतलब शयन कक्ष, जहाँ पर सोते हैं उसको बेडरूम कहा जाता है, और वो शयन कक्ष में बेडरूम में चला गया। टू लुक फॉर, और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढने के लिए, वैल्यूएबल्स, कीमती सामानों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही टाइड नीरज एंड वेंट टू द बेडरूम टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स। उसने नीरज को बांध दिया और कीमती चीज़ों को ढूंढने के लिए वो बेडरूम में चला गया। चलिए आगे देखिए,
लकीली ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ सुरेश। दोस्तों लकीली एडवर्ब है जिसका मतलब है भाग्य से, और एडवर्ब का अर्थ होता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब का क्या काम होता है किसी वाक्य में। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे उसे एडवर्ब कहा जाता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब एल पे ख़त्म होते हैं। और लकीली का मतलब हो गया भाग्य से, किस्मत से। लकीली मतलब भाग्य से। ही वॉज नॉट अवेयर, उसे पता नहीं था। अवेयर मतलब पता होना। ही वॉज नॉट अवेयर, उसको नहीं पता था। ऑफ सुरेश, उसे सुरेश के बारे में नहीं पता था। द अदर ब्रदर, जो दूसरा भाई सुरेश था उसके बारे में उसको नहीं पता था। चलिए आगे देखिए। वैन सुरेश सॉ द थीफ, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। SEE मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सॉ। वैन का मतलब जब। दोस्तों आप इस वर्ड को भी समझ लीजिए, WHEN वैन, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है, प्लस ये अफर्मेटिव में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको इंट्रोगेटिव के तौर पर प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कब, जैसे कि वैन विल यू कम, आप कब आओगे। और अगर आप चाहें तो इसको अफर्मेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं, और अफर्मेटिव में इसका मतलब हो जाएगा जब। तो क्या अर्थ हुआ, वैन सुरेश, जब सुरेश ने सॉ देखा द थीफ, तो क्या अर्थ हुआ, वैन सुरेश सॉ द थीफ, जब सुरेश ने चोर को देखा। ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट, और दोस्तों क्वाइट मतलब खामोश होता है, और क्वाइटली खामोशी से ये एडवर्ब है। स्लिप का मतलब निकल जाना, सरक जाना। ही क्विकली स्लिप्ड आउट, वो चुपचाप सरक गया। ऑफ द हाउस, वो चुपचाप घर से सरक गया, मतलब वो वहाँ से घर से निकल गया। एंड कंप्लेंड टू द पुलिस, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, और उसने पुलिस से शिकायत कर दी। द थीफ वॉज अरेस्टेड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। थीफ मतलब चोर, तो क्या अर्थ हुआ, द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी बहादुरी से और उनकी सूझबूझ से ये जो चोर था वो पकड़ा गया। So friends, it was today's story. I hope you really enjoyed the session, and if you really enjoyed and you have learned something today from this class, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed the channel yet. And apart from this guys, sometime I see a lot of your comments where you guys asking me that sir how can we improve our English. So guys, most of the time I discuss this thing on my channel, and today also I would like to give you some tips. If you just follow them, then you can easily speak in English fluently. First of all, you should start doing this practice which I tell you, that start reading English newspaper, English book, whichever is available to you. When you read English newspaper or English book, it will definitely improve your reading skills, and apart from reading skills it will also make you fluent. Because most of the time what happen when we talk about a person who is from the Hindi medium background, when you suddenly change your language, when you suddenly start talking speaking English which is not your native language, then you do not feel comfortable, and your clarity you do not have the quality. The reason is that because you are not well versed with this language. So it's better when you start reading newspaper or reading books, then what will happen, it will definitely improve your clarity, plus it will improve your pronunciation, and definitely it will give you a very good boost to your confidence. And do one thing, whenever you read any newspaper or any notebook, what you should do, you should try to read it loudly, because that is the only thing which will help you if you really want to improve your clarity and your pronunciation. And apart from reading it loudly, you can do more practices, like if you have any friend who can talk to you in English, just talk to that person in English. And if you do not have anyone, then you can talk to yourself. Maybe just you can do one thing, you can stand in front of a mirror and try to talk to yourself. And initially maybe you will get bored, but slowly you will definitely see a lot of improvement in yourself. And whatever comes to your mind, try to translate that. And apart from this, that do some grammar classes also, whichever is available to you. So these are the small things. I'm sure that when you just follow these tips, you can definitely improve your English. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.